हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शुभम गौतम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गए क्लास 9th का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर मोशन। तो हाँ यार, आज हम लोग मोशन के बारे में बात करने वाले हैं और इस मोशन जो ये चैप्टर है इसके दो मैं बेसिक लेक्चर्स बना चुका हूं जिनकी की जरूरत आपको पड़ेगी मोशन को समझने के लिए। जी बिल्कुल, आपको फिजिकल क्वांटिटीज और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज तो बिल्कुल आना चाहिए। यदि आप मोशन और आगे की जो भी फिजिक्स पढ़ने वाले हो तो वो तो बेसिक नॉलेज है, तो वो यदि आप पढ़ के आए हैं तो मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। तो आज हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे। मोशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। तो आज जो हमारा टुडेज गोल है, आज का जो हमारा गोल है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो देखते हैं। आज सबसे पहले हम मोशन में पढ़ने जा रहे रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नया सा वर्ड, रेफरेंस पॉइंट तो फिर भी चलो ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन टू मोशन एंड रेस्ट। दो टाइप की स्टेट्स होती है हमारी, मोशन और रेस्ट, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दो तरह का मोशन होता है ना भाई। स्टेट दो होती है, मोशन एंड रेस्ट, और मोशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, वो मैं आपको बताऊंगा। देन कुछ हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, इजी इजी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हमें बात करनी है रेफरेंस पॉइंट के बारे में। तो देखो बेटा, मोशन को समझने के लिए रेफरेंस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था मैंने रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, बट आई थिंक वो वीडियो काफी पुराना है और उस पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस समय मतलब थोड़ा सी प्रॉब्लम थी, तो अब बहुत अच्छे से हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट, तो देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट वो जगह होती है जहां से हम किसी दूसरी बॉडी या दूसरी पोजीशन को लोकेट करते हैं। किसी एक बॉडी की लोकेशन बताने के लिए आप किसी दूसरे पोजीशन का सहारा लेते हो। जैसे आपको अपने घर की लोकेशन बतानी है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तो आप बताओगे कि मेरा घर इसके इस टेंपल के पीछे है, या इस मेडिकोस के 2 किलोमीटर आगे है, या इस बस स्टैंड के पीछे, या पेट्रोल पंप के पीछे रहता हूं मैं। समझ रहे हो आप। तो वो एक जगह है, एक पॉइंट है, एक कंसीडर्ड पॉइंट है जो हम कंसीडर करते हैं किसी दूसरे प्लेस को लोकेट करने के लिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं इसका एग्जांपल आपको देके बताता हूं नंबर लाइन से। नंबर लाइन पढ़ी होगी सबने छोटी क्लासेस में। नंबर लाइन कुछ इस तरह से होती है ना। यहाँ जो जीरो रीजन होता है, यहाँ हम पॉजिटिव में चलते हैं, 1 2 3 4, और इधर हम नेगेटिव में चलते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यदि मैं आपसे बोलूं कि अभी आप 2 पे लाई कर रहे हो, आपको 2 की पोजीशन बतानी है, तो आप 2 पे लाई कर रहे हो, बट कहां से? ओरिजिन से। कहीं से भी तो आप नहीं बताने लगोगे ना। तो आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट डिफाइन कर रखा है, जीरो ओरिजिन, इसी को बेटा कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं आ रही? आ रही है ना। तो ये जो जीरो है ना, इसको हमने रेफरेंस बनाया। अब आ रही है बात समझ में? अब आएगी। देन तो आपने दो को डिफाइन करा, दो की लोकेशन बताई, 2 की लोकेशन बताई, किसकी हेल्प से? इस पॉइंट की हेल्प से। समझ रहे हो आप। अभी जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं लेफ्ट पे खड़ा हूं, और अभी मैं यहां राइट पे खड़ा हूं, किसकी रिस्पेक्ट में? किसके रेफरेंस में? बोर्ड के रेफरेंस में। तो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं बोर्ड के रेफरेंस से इधर खड़ा हूं, फिर मैं बोर्ड के रेफरेंस से लेफ्ट में खड़ा हूं, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट बोर्ड हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, चलो अब बात कर लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन यदि मैं आपको लिखवा दूं, चलिए लिख लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट की छोटी सी डेफिनेशन है, उसको भी लिख लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट is a fixed point considered in
अ लाइन सरफेस स्पेस। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मैं डेफिनेशन से क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। एक लाइन सरफेस में स्पेस में क्या है, एक कंसीडर्ड फिक्स्ड पॉइंट है ना, सो दैट मोशन कैन बी डिफाइंड इजली, है ना। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी बड़ी प्यारी सी बात है कि एक कंसीडर्ड पॉइंट है जो कि हम लोग मोशन को इजीली डिफाइन करने के लिए मानते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाने जा रहा। चलिए तो अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बहुत ही बढ़िया चर्चा का विषय, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया कहना चाहिए कि वो जरूर आना चाहिए आपसे, उसका फील होना चाहिए अंदर कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। तो चलिए मैं आपको एक फील देने की कोशिश करता हूं, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हेडिंग लगाएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या चीज है, तो बवाल चीज है ना। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, बड़ी ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है बेटा जहां पे हम बैठ के चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। समझ में आ रही है बात। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है, वो फ्रेम होता है जहां पे बैठकर हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपको फील देता हूं, ठीक है। सपोज करिए कि यहां पे एक रेलगाड़ी है, ओके, ये बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहां पे शुभम सर बैठे हुए हैं और यहां पे शुभम सर की वाइफ बैठी हुई, मतलब मेरी वाइफ बैठी हुई है, ठीक है। अच्छा, हाँ चलो ये बढ़िया था सर। हाँ, तो अब यहां पे समझ लो छोटू है, यहाँ पे छोटू है, ठीक है। मेरे बगल बगल में ही रहता है, बाजू में ही रहता है छोटू, ठीक है। तो ये छोटू क्या कर रहा है कि ट्रेन तो यहाँ भाग रही, ठीक है, और छोटू भी यहाँ भागना चालू करता है। फील कर पा रहे हो, ठीक है। ये शुभम सर और ये वाइफ ऑफ शुभम सर, ओके चल बढ़िया, ठीक है। देन अब छोटू भी इधर भागना स्टार्ट कर रहा और ट्रेन भी इधर भाग रही, ठीक है। अच्छा, तो अब आप मुझे आंसर दो, क्या जब छोटू देखेगा, या छोटू खड़ा हुआ है, सपोज करो अभी रेस्ट पे है छोटू, क्या जब छोटू देखेगा तो उसे मेरी वाइफ भाग रही दिख रही होगी। समझ पा रहे हो, क्या छोटू को मेरी वाइफ भागती दिख रही, बहुत बढ़िया, ठीक है। पर क्या मुझे मेरी वाइफ भागती दिख रही, नहीं ना भाई। आप कैसे दिखेगी, आप एक ट्रेन पे बैठे हो तो एक ट्रेन बगल में बैठा हुआ इंसान आपको भागता दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख कहां से रहे हो। छोटू रेस्ट पे है, छोटू की रिस्पेक्ट में पूरी ट्रेन भाग रही है, तो क्या छोटू को मेरी वाइफ भागती दिख रही, यस। बट क्या मेरे लिए वो नहीं भाग रही है, मेरे लिए क्या है भाई है ना, उसे तो अभी तो अच्छा ठीक है, कोई लड़की है, वाइफ नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पे कन्या लिख लेते हैं, ओके, सुंदर कन्या। अच्छा, देन समझ पा रहे हो आप, ये रेफरेंस ऑफ फ्रेम से यदि देखा जाए तो मेरी वाइफ भाग रही, बट मेरे रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो अभी भी रेस्ट पे है, रुकी हुई है ना, मेरे लिए वो कहीं नहीं जा रही है। समझ रहे हो आप, इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फील देना था मुझे सिर्फ आपको, ठीक है। इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बात करेंगे मोशन और रेस्ट की, ठीक है। मोशन चैप्टर का नाम भी है ये, और मोशन इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मोशन को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मैं आपको सब समझाने वाला हूं। देन अब बात करते हैं मोशन की। तो मोशन क्या है बेटा, देखो मोशन जब कोई एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ,
जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, सपोज करो कि अभी 12 बजे हुआ है, रात के सही में 12, सच में 12 बजे हुए। अब 12 बजे मैं इधर पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, 12:05 पे मैं किसी दुकान पे पहुंच जाता हूँ। तो क्या जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, क्या मैंने अपनी पोजीशन बदली? तो इस फिनोमेना को ही मोशन कहा जाता है, ठीक है। अब किसी बॉडी को कैसे कहोगे आपकी वो मोशन पे है, ठीक है। तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं कि अ बॉडी said to be motion if it यदि वह change its position with respect to टाइम। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? क्या कह रहा है भाई, मोशन की डेफिनेशन क्या कह रही है? अ बॉडी सेड टू बी मोशन, ठीक है, एक बॉडी मोशन में होगी कब? इफ यदि इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि वो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही हो, ठीक है। आप नॉर्मली क्या है, बस को चलते हुए देखते होगे, आप लोगों को वॉक करते हुए देख रहे होगे, आप रेलगाड़ी चलते देख रहे होगे, आप एरोप्लेन उड़ता देख रहे होगे। तो क्या टाइम की रिस्पेक्ट में वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो चीजें हैं, क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हैं? यस। तो इस फिनोमेना को इमोशन कहते हैं बेटा। कोई खास बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है आपके लिए, बचपन से आपने इस चीज को देखा हुआ है, बचपन से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, बिल्कुल भी ज्यादा भारी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आपको मोशन समझ में आया? मोशन एक स्टेट समझ में आई? सेम एज यदि रेस्ट की मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं, रेस्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? सेम है, अ बॉडी सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है एकदम? रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है? सपोज करो कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अब 1 घंटे तक मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या टाइम के साथ मैंने, अच्छा मैं हिलूंगा, थोड़ा बहुत मोशन करूंगा, सपोज करो कि मैं ऐसे खड़े होकर बता रहा हूं, केवल आपको, केवल आपसे बातें कर रहा हूं, है ना, यहां से। तो क्या टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा, है ना, एज टाइम इंक्रीजेस, क्या मेरी पोजीशन में कोई चेंज आया? नहीं। तो आप कहोगे कि सर आप रेस्ट पे हो, ठीक है, कोई टेबल कोई कुर्सी रखी हुई है ना, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम चलता जा रहा है, बट वो रेस्ट पे है, ठीक है, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप भी ना, टाइम निकलता जा रहा है बट पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। तो बेटा रेस्ट पे नहीं रहना है, खुद को मोशन में लाना है और बहुत मेहनत करनी है ना। तो रेस्ट से निकलो, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, आप लोग भी मेहनत करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, और जितनी इंफॉर्मेशन आप लेने की कोशिश करोगे, तभी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए आप नॉलेजेबल कब होते हो? जब आप इंफॉर्मेशन गेन करते हो बहुत सारी। आप कहते हैं ना, वो लड़का, वो बंदा बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, या बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास इंफॉर्मेशन है बेटा, वो इंफॉर्मेशन इतनी रख रहा है कि वो, उसका पोटेंशियल हाई है, वो आपसे ज्यादा जान रहा है, तो वो इंटेलिजेंट है। तो आपको भी मेहनत करनी होगी, है ना, रेस्ट से निकलो, ठीक है। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, रेस्ट पे नहीं रहना है, ठीक है, मैं इसको इक्विलिब्रियम ना बोल दूं, ठीक है। तो रेस्ट पे नहीं रहना है आपको, मोशन में आओ, ओके। देन क्या आपको रेस्ट और मोशन दोनों समझ में आ रहा है? क्लियर है एकदम? पक्का? सोच लो। चलिए, तो बढ़िया है, रात के बजने जा रहे हैं 12, और ये व्हाइट शर्ट पहना इंसान आपको पढ़ा रहा है मोशन इन वन डायरेक्शन। तो वन डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा? वन डायरेक्शन का मीनिंग होता है, आपको पता होगा, अपनी 6 डायरेक्शन होती हैं, वैसे चार भी जानो, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो किसी एक डायरेक्शन को
लेकर यदि कोई मोशन करा जा रहा है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में ही कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मोशन इन वन डायरेक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, देन अब मैं बात आपको थोड़ा सा फील आना चाहिए ना, फील नहीं आ रहा मोशन इन वन डायरेक्शन का। मान लो यहाँ पे आप हो, ठीक है, आप हो और आप यहाँ चले जा रहे हो, ठीक है, सामने से ट्रेन आ रही है, ट्रेन की पटरी, और ट्रेन की पटरी आप जानते हैं पैरेलल होती है, बिल्कुल सीधी होती है। तो ये जो मोशन है ना, इसको बोलते हैं बेटा मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन 1D, ठीक है। अच्छा, अब दो डायरेक्शन का मोशन क्या है? यदि इधर मैं ओरिजिन मानूं तो आपने कोऑर्डिनेट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक्स वाई एक्सिस ये सब जानते हो, चलो कोई बात नहीं। तो क्या आप ऐसे में केवल एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो? क्या आप केवल आगे जा रहे हो? जब आप चलते हो तो आप केवल आगे जा रहे हो, आप ऊपर नहीं जा रहे हो, आप पीछे नहीं आ रहे हो। इसको कहते हैं मोशन इन वन डायरेक्शन। अब मोशन इन टू डायरेक्शन क्या है? इसको वन को बने हुए रहने देते हैं। मोशन इन टू डायरेक्शन है बेटा जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में दो डायरेक्शन में मोशन करते हो। मतलब यहाँ पे आप आगे भी जा रहे हो, ऊपर भी आ रहे हो, या ऊपर भी जा रहे हो, पीछे भी आ रहे हो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मोशन इन 2D, 2D का बहुत अच्छा एग्जांपल है झूला, है ना। झूले पे झूले हो कभी? झूला होगा, जरूर झूला होगा। इस तरह से झूला होता है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो आप बैठे हुए हो, ठीक है, कुछ टाइम बाद आप यहाँ पहुंचते हो। आप सपोज यहाँ पे हो अभी, और कुछ टाइम बाद आप यहाँ पहुंचते हो। तो आपने जैसे जैसे मोशन करा, तो यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो जब आप ऐसे जा रहे थे, तो क्या आप जब इधर पहुंचे, ठीक है, मान लो t=0 पे आप इधर थे, आफ्टर t टाइम आप इधर पहुंचते हो, तो क्या इधर से इधर जाने पे आप कुछ आगे आए और कुछ ऊपर भी आए, है ना। मतलब इधर पे आप आगे बढ़ रहे थे और t समय पे ही, है ना, आफ्टर t टाइम आप कुछ आगे भी आए, कुछ ऊपर भी गए। तो आपने इधर पे टाइम के रिस्पेक्ट में आगे भी मोशन करा, इस डायरेक्शन में भी मोशन करा, और ऊपर की डायरेक्शन में भी मोशन करा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो इसको कहते हैं बेटा मोशन इन वन डायरेक्शन, ठीक है। इधर आप ऐसे आगे बढ़ रहे थे और कुछ देर बाद आप इधर पहुंचे तो आप ऊपर भी बढ़ने लगे, तो क्या आपने दो डायरेक्शन में मोशन करा? इसको कहते हैं मोशन इन 2D, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन होती है एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की जो एक्चुअल लेंथ होती है। एक्चुअल लेंथ मतलब वास्तविक लंबाई, ठीक है। एक्चुअल लेंथ होती है, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। आ रहा है समझ में? मैं डेफिनेशन लिख के समझाता हूं आपको। व्हाट इज डिस्टेंस, है ना, बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस इज व्हाट? पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा आया, है ना, है ना। इजी सी डेफिनेशन है ना। अगर नहीं लग रही तो फिर तो क्या बोलूं मैं आपको, है ना। अब इतनी इजी डेफिनेशन, इससे इजी तो कुछ नहीं होता। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन मैं आपको लिखवाता हूँ, फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन ये बोलती है बेटा, ज्यादातर बुक्स में भी दी रहती है कि एक्चुअल लेंथ between two points is called distance। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, समझ पा रहे हो आप? सपोज करो आप घर में हो, घर से आप स्कूल गए, और आपने घर से स्कूल जाने में जो रास्ता लिया, जो पाथ लिया, ठीक है, वही आपकी डिस्टेंस है। या घर और स्कूल के बीच में की जो एक्चुअल लेंथ है, जब आप मेजर करोगे स्केल से,
किसी एक को ओरिजिन मान के या उसको रेफरेंस पॉइंट मान के, घर को रेफरेंस पॉइंट मान के आप स्कूल तक की डिस्टेंस मेजर करोगे तो उस एक्चुअल लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? यस और नो? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, मुझे पता है आ रही होगी, ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस हूं, बहुत बढ़िया। आपको भी होना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि आपको समझ आ रहा है तो आपको कभी समझ नहीं आएगा। और फिर अब 9th में आ गए हो, अब तो चीजें इजी बनानी होंगी ना, क्योंकि यहां से चीजें टफ आनी चालू होंगी। यहां से आप ये मत सोचो कि चीजें आसान होंगी, चीजें और भी ज्यादा टफ होने लगेंगी, ठीक है। तो पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस और एक्चुअल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। ये तो वही भाई डेफिनेशन। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, यूनिट वगैरह मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी, है ना, यूनिट कि डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो वो मेजर भी होती होगी किसी चीज में, ठीक है। तो डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर्स, ठीक है। तो अपन यहां पे लिखेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं, इट इज डिनोटेड बाय डी, इट इज डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। डिस्टेंस को डी से डिनोट करा जाता है। अच्छा डी क्या है? ये वेरिएबल है बेटा एक, ठीक है, बनाया है, ठीक है, पैरामीटर्स, इसको डिनोट मतलब डिस्टेंस को डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई, ठीक है, एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट बेटा मीटर होती है। अब एसआई यूनिट मीटर होती है मतलब ये कि यदि मुझे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है तो मैं उसको किलोग्राम में या लीटर में मेजर नहीं करूंगा। सपोज करो इसकी लेंथ 5 मीटर्स है, 5 है, तो इसकी जो यूनिट में यूज करूंगा ना कि 5 क्या, 5 हावर की 5 केजी, तो 5 मीटर, ठीक है। तो हम डिस्टेंस को जिस चीज में मेजर करते हैं वो डिस्टेंस की यूनिट कहलाती है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? आपका आंसर होना चाहिए मीटर। क्या होना चाहिए? मीटर। तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है। बहुत बढ़िया, चलो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए, इसको लिखने के लिए, राइट करने के लिए आपको कभी भी किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना, बिना डायरेक्शन के ही काम चल जाना है, ठीक है। बट अब वेक्टर क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर क्यों अच्छी होती है भाई? आपके लाइफ में भी, आपके जीवन में भी दिशा का होना, डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है ना। आप मेहनत करे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है, तो डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है बेटा। तो अपन को वेक्टर बनना है, स्केलर नहीं, ध्यान रखना है ना। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको दिख रहा हो, मैं इधर लिख देता हूं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आ गया। पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मैं इसको मिटाने जा रहा। चलो अब बात कर लेते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, ये सारे मोशन के पैरामीटर्स हैं। अभी मैंने आपको पैरामीटर्स लिखा है नहीं, मैं एक एक से आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो मैं आपको आज केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ाने वाला हूं। तो अभी अपन ने समझा कि डिस्टेंस क्या है, पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। बहुत बढ़िया। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? उसके नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस होना मतलब हटना। तो देखो यार, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो कि ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। हम ए से बी पे जा रहे और हमने एक पाथ ये वाला लिया, फिर हमारा मन करा तो हमने एक पाथ कुछ इस तरह का ले लिया, ठीक है। और एक पाथ इस पे ये पॉसिबल हो सकता है। तो सपोज करो ये पाथ 1, ठीक है, ये P2 इसको ले लो और ये P3, ठीक है। तो मैं आपको इजी वे में यदि समझाऊं तो यहां पे जो P1 और P3 है बेटा, ये डिस्टेंस है, P1 और P2, और जो P3 है
वो डिस्प्लेसमेंट है। आया समझ? नहीं आया? अब आएगा। P1, P2 और P3 ये तीनों पाथ हैं, ठीक है, ये तीनों ही डिस्टेंस हैं। आई एग्री, ये तीनों ही डिस्टेंस है, बट बेसिकली मैं आपको यहां इसलिए अलग से समझा रहा हूं कि P3 क्यों डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि क्या A से B तक जाने का सबसे छोटा रास्ता P3 ही है, यस और नो, है ना? तो बेटा देखो, इस दो पॉइंट के बीच का या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो P1, P2 और P3 क्या तीनों डिस्टेंस है? यस। क्या P3 डिस्प्लेसमेंट है? यस। क्या P1 और P2 डिस्प्लेसमेंट है? नो, क्योंकि ये दोनों थोड़ा शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट वे है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या A से B तक जाने की? नो, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? P3। तो जो थर्ड पाथ है इट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन बिटवीन का यूज मत करना कभी, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल पोजीशन क्या है? जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, फाइनल जहां पे आप जा रहे हो। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक बात बताओ, क्या किसी और डायरेक्शन से A और B तक के जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता निकाला जा सकता था? मेरी बात समझ आ रही है? क्या A से B जाना है अपन को, तो कोई और रास्ता है, कोई और डायरेक्शन है जहां से आप A to B जा सकते हो, और वो शॉर्ट भी होना चाहिए, सेम एज P3? नो। मतलब इसी डायरेक्शन में पॉसिबल है सबसे छोटा रास्ता, है ना? मतलब इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप एक बात बताओ, क्या P3 डिस्टेंस नहीं है? है, बट कहां है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में ये डिस्टेंस है, और सबसे छोटी डिस्टेंस है। तो उसको आप एक डेफिनेशन दे सकते हो, बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन अपन डिस्प्लेसमेंट की लिखने जा रहे हैं। मैं बढ़िया से आपको करा रहा हूं, आपको नोट्स कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखेंगे बेटा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे बेटा इसकी, मैं क्या ये बोल सकता था मैं कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में A और B का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन एक बन सकता है, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेरी गुड, ठीक है। अभी मैं आपको इसका फील देता हूं। इसका यूनिट भी बेटा मीटर है, इसका ऐसा यूनिट सेम एज डिस्टेंस है ना, मीटर। बहुत बढ़िया। और आपको जैसा कि पता हो चुका होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये भटकी हुई नहीं है, इसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। इट मींस इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन होगी ही, आप कहीं और डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते A और B के बीच का। फ्रॉम A टू B डिस्प्लेसमेंट केवल यही होगा। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बड़ी आसान आसान सी चीजें थी। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो बेटा इसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है इसको, ठीक है।
अच्छा, अब मैं आपको इसका एक फील देता हूं, मिटा दूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। सपोज करो कि अपना जो छोटू है, ठीक है, छोटू ने क्या करा, आपको डायरेक्शन के बारे में पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा, तो जो अपना छोटू था वो 3 मीटर ईस्ट में चला, ठीक है। छोटू मूव्स 3 मीटर इन ईस्ट एंड देन वो 90 डिग्री मुड़ा, और 90 डिग्री नहीं मुड़ा, ये भी कह सकते हो कि वो 3 मीटर बाद 4 मीटर नॉर्थ में चला। कहां पे चला? नॉर्थ में। तो क्या बता सकते हो कि छोटू ने डिस्टेंस कितना कवर करा? डिस्टेंस कवर बाय छोटू, ठीक है। तो 3 और 4 अपन ने बताया क्या, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। तो एक्चुअल में फील आ रहा है ना कि 7 चला छोटू, 7 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 7 मीटर। अच्छा, क्या ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, क्या ये डिस्टेंस है 7 मीटर? यस। क्या ये इस पॉइंट से इस पोजीशन, सपोज ये पोजीशन ये है, ये पोजीशन बी है, तो क्या ये 7 मीटर ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट भी है? क्या छोटू अब इधर पे है तो क्या छोटू का डिस्प्लेसमेंट भी 7 मीटर होगा? आंसर है नो। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, पहले छोटू इधर था, इनिशियल पोजीशन छोटू की है, फाइनल पोजीशन बी, तो इनके बीच का क्या शॉर्टेस्ट वे ये वाला है? नो। द शॉर्टेस्ट वे बिटवीन ए फ्रॉम ए टू बी इज ये वाला पाथ। अब समझ में आ रहा है? तो क्या 7 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ छोटू? क्या छोटू डिस्प्लेसेस 7 मीटर? नो, छोटू का डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर नहीं है, वो ये डिस्प्लेसमेंट है। ये कैसा होगा, क्या होगा? तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो, 3 4 यहाँ पे 5 आता है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है, सबको आता होगा, बनता होगा इतना। तो छोटू का जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, वो आया 5। कितना आया? 5। तो डिस्प्लेस हुआ वो 5, मतलब एक्चुअल में मीनिंग ये कह रही है डिस्प्लेसमेंट की कि छोटू अपनी जगह से चला कितना नहीं मैटर करता, बट वो अपनी पोजीशन से हटा कितना। भाई आप सीधा सीधा ये बताओगे ना, सपोज करो कि कोई चीज ऐसे 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 जा रही है, ठीक है, तो शुरू में इधर थी, बाद में इधर थी, तो क्या वो अपनी जगह से ऐसे ऐसे हटी कि ऐसे हटी? तो सबसे छोटा पाथ क्या है ये, तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। सेम इधर पे वो कैसा भी जाए, बट इनिशियल टू फाइनल तो वो इतना ही हटेगा ना, इतना ही डिस्प्लेस होगा ना, जो कि 5 मीटर है ना। एक्चुअल में क्या डिस्टेंस में 3 और 4 जुड़ के 7 हुए, बट क्या डिस्प्लेसमेंट में वही 3 और 4 जुड़े और आंसर 5 आया। भाई वेक्टर सम है ना, अभी तो मैंने पाइथागोरस से बता दिया क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। बट एक्चुअल में 3 और 5 ऐड हुए हैं बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट, और आंसर आपका 5 आया है, ठीक है। तो ये 5 है जो कि छोटू का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, है ना। भाई सीधा मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट का, मीनिंग है हटना। सपोज करो कि छोटू 4 मीटर ईस्ट में चला, ठीक है, 4 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है कि वो शुरू से फाइनली वो जिस पॉइंट पे है उन पॉइंट के बीच में वो हटा कितना। अब वो क्या करता है कि छोटू 4 मीटर चल के 3 मीटर वापस आ जाता है बेटा, ठीक है। अब छोटू का क्या डिस्प्लेसमेंट है? वेरी गुड, 1। क्या डिस्प्लेसमेंट है? 1। भाई अब उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, इधर गया, अब फाइनल पोजीशन ये हो गई, तो क्या इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, क्या वही डिस्प्लेसमेंट है? क्या 4 गया 3 लौटा, तो अब 1 दूर है अपनी इनिशियल पोजीशन से, क्या 1 मीटर दूर है छोटू इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन? यस। तो ये 1 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन का खेल है ना भाई, लौट आया तो वो उसका डिस्टेंस उसने 7 ही कवर करा, बट वो डिस्प्लेस कितना हुआ, फाइनली वो अपनी जगह से कितना हटा, तो वो 1 मीटर हटा, ठीक है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। अब सेम एज छोटू 4 ईस्ट में चला और फिर 3 और ईस्ट में चल गया, दिस टाइम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। इस टाइम क्या होगा, 4 और 3 ऐड हो जाएगा और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
यदि नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं कि इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा 7। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलो यार, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। हमारा जो मोशन है, जो फिनोमेना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी की पोजीशन का चेंज होना, वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? ठीक है, तो आइए इस पे बात करते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। व्हेनेवर अ बॉडी कवर अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, सपोज करो कि यहां पे एक बॉडी है, ठीक है, छोटू है अपना, और छोटू 5 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में। कितने में? 1 सेकेंड में। इफ छोटू कवर्स 5 मीटर इन ईच 1 सेकेंड, ठीक है, यदि वो सेम टाइम इंटरवल में हर बार, हर सेकेंड, अगले 1 सेकेंड में भी वो 5 कर रहा, फिर अगले सेकेंड में भी 5 कर रहा, और अगले 1 सेकेंड में भी 5 कर रहा, तो इस तरह का मोशन बेटा कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर्स अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, द मोशन सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इसके जो नोट्स वगैरह है वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा। वैसे हम यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन भी देख लेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है भाई? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इफ अ बॉडी covers a equal distance in equal time interval, the motion of body said to be uniform। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ रहा होगा, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म की भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम आप लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूं आपको। सपोज कि अपना जो छोटू है वो फर्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, देन उसके बाद वो अगले 1 सेकेंड में 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, और फिर अगले सेकेंड में 8 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो क्या वो सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस कवर कर रहा? तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे आप? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज व्हाट? व्हेन अ बॉडी covers unequal distance or different type of distance in a same time interval, in equal time interval, the motion is said to be non uniform। ठीक है, तो उस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। डेफिनेशन आप लोग खुद से लिख लोगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आई होप आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो सारा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे ऐसे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूंगा, और बहुत सारी चीजें हम लोग साथ में सीखेंगे, है ना। बड़ी खुशी होती है जब आप लोग थोड़ा सा भी आपको समझ में आता है मेरे वीडियोस से, यदि आपके काम में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब अंदर से एक उम्मीद लगती है कि मतलब हाँ, मैं कर सकता हूं, और मैं आप लोगों को जितना भी मेरे पास है मैं आप लोगों को बता सकता हूं, और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और यकीन मानिए एक दिन जरूर आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छा करोगे आप, है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाते हो तो आप एक स्ट्रेंथ आती जाती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो यदि आपको फिजिक्स से प्यार है तो एक ना एक दिन आपको जरूर उसमें मतलब ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, अब थोड़ा कुछ आ रहा है ना। तो मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।